हेलो, नमस्कार एंड जोहार आप सभी का। इकोनॉमिकल पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक की करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज़ लेकर के आई हूँ। ये ना कि आपकी करंट अफेयर की सीरीज़ है, जबकि इसके साथ साथ मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर रखी है, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। 1 जनवरी से शुरू होगा जनरेशन बीटा का दौर। साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म होगा उन्हें बीटा किड्स कहा जाएगा। ये बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां टेक्नोलॉजी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होगी। जनरेशन बीटा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बारे में अब जानते हैं कि जनरेशन गैप जो होता है वो 20 साल का होता है। किसी भी जनरेशन को हम लोग जानते हैं कि जनरेशन जो गैप है वो 20 सालों का ही होगा, लेकिन ये पहली बार है इतिहास में, ये फर्स्ट टाइम है कि इसमें 11 साल में ही ये जनरेशन गैप में चेंजिंग आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है इस चीज़ को दर्शा रहा है कि बस जो जहाँ हम लोग जनरेशन गैप में हम लोग का 20 साल का अंतराल था, वो अब मात्र बच के 11 साल ही रह चुका है। 2013 से 24 तक के जो बच्चे हैं, इस बीच में जो पैदा हुए हैं, उनका वो हो जाएंगे जनरेशन अल्फ़ा के। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। और 1995 से 2012 तक जिनका बर्थ हुआ है वो जनरेशन जेड के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी है वो किस राज्य में हुआ है। तो वो मिजोरम में हुआ है, जिनका बर्थ हुआ था 1 जनवरी को ही हुआ था। ठीक है, और कोई दिवस थी क्या? हाँ, बिल्कुल थी। तो वो दिवस क्या थी? तो वो दिवस थी विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस ये कब मनाई जाती है? तो ये भी 1 जनवरी को ही मनाई जाती है। आइए अब आगे चलते हैं। महान समाज सेविका जो कि देश की पहली महिला शिक्षक थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत इन्होंने अलग जगाई, सावित्रीबाई फुले, है ना। इन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलके मतलब बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में। और क्या, और किन्हीं की जन्मदिन थी क्या? तो बिल्कुल थी, मरांगोम की। ये किनका उपनाम है? जयपाल सिंह मुंडा का। इनकी भी जन्मदिन इसी दिन को हुई थी। मैंने इनकी जो डिटेल्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे साझा कर चुकी हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोग जाके इन्हें रीड करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, वो चाहे वो हस्ती हो या फिर जेपीएससी प्री में भी काफ़ी वो काम आएगी आपकी। और मेंस के लिए वो मैंने काफ़ी अच्छे से उनकी पूरी जीवनी को विस्तृत किया है, तो आप लोग जाके उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें, उसको मस्ट रीड कर लें आप लोग टेलीग्राम चैनल पे। और किन्हीं की थी क्या पुण्यतिथि? बिल्कुल थी, सतीश धवन जी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतीश धवन इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं, और इनकी जो पुण्यतिथि है वो थी 3 जनवरी को। अब आइए अब आगे चलते हैं। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। तो प्रत्येक 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो थे लुई ब्रेल, जो कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के शिक्षा, संवाद और आत्मनिर्भरता का साधन प्रदान करने के लिए जीवन को बदल दिया। यानी कि जो नेत्रहीन है, दिव्यांग कहा जाता है उन्हें, तो वो छू छू करके पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई को उन्होंने कितना महत्वपूर्ण बनाया। तो इन्हीं के सम्मान के लिए हम लोग इनके जन्मदिन के अवसर पर, लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग क्या बनाते हैं? लुई ब्रेल दिवस। और कोई दिवस मनाते हैं क्या 4 जनवरी को? बिल्कुल मनाते हैं। तो वो क्या है?
पक्षी दिवस है। 4 जनवरी को और क्या मनाते हैं? पक्षी दिवस। अब आगे चलते हैं। हाल ही में 5 जनवरी को झारखंड सरकार ने माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ बजट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका अब हम लोग देखेंगे कि इस पोर्टल के माध्यम से हम कर क्या सकते हैं। तो अबुआ पोर्टल के माध्यम से हम लोग अपना बजट में जो हमारी जो स्कीमें आएगी या फिर हमारे शहर में कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, किस चीज़ का कमी हुआ है, इस चीज़ को हम लोग इस बजट पोर्टल के तहत अपना हम लोग सुझाव दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी में बजट सत्र आएगा, उसमें हमारी बजट आएगी, तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले जो था ना पोर्टल, वो था हमीन कर बजट, जो कि किस भाषा में था? नागपुरी में। यानी कि ये मत समझिएगा ये पूरा भाषा नागपुरी में था। इसका बस थीम था कि हमीन कर बजट। और इससे भी अगर पहले जाए तो हमर अपन बजट। ये किस भाषा में था? ये कौन सा भाषा है? सॉरी, ये कौन सा भाषा है? हमीन कर बजट तो ये नागपुरी भाषा का है और ये खोरठा भाषा का है कि हमर अपन बजट। इसके तहत हम अपने सुझावों को सरकार को दे सकते हैं कि क्या क्या सुधार करनी चाहिए, क्या क्या कमियां हो रही है इसके बारे में। ये अब आगे चलते हैं। वी नारायणन होंगे इसरो के प्रमुख, कि मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप चैनल पे ज़रूर विजिट करके देखें एक बार। वी नारायणन बनाए गए इसरो के नए अध्यक्ष। इनके पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की स्थान लेंगे ये वी नारायणन। इनकी एक्स्ट्रा फैक्ट में देखती हूँ तो वह है इसरो। तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इनकी प्रथम अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई। और बहुत सारे एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वनडे एग्जाम में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? वो थे सतीश धवन। जिनकी 3 जनवरी को क्या थी? पुण्यतिथि थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब चलती हूँ आगे। ये ब्रिक्स का स्पॉटलाइट है। इन पर मैं भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना। ब्रिक्स प्लस अब बना ब्रिक्स प्लस प्लस, है ना। ब्राज़ील ने 6 जनवरी को घोषणा की कि ब्रिक्स जो है उसका पूर्ण सदस्य बन गया है। अगस्त 2023 में ब्रिक्स नेताओं ने इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया था। अब ब्रिक्स के बारे में जानते हैं कुछ, इनको मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, आप ज़रूर जाकर के वीडियो को वॉच कर लेंगे। इनकी गठन कब हुई थी? 2001 में। तब ये ब्रिक था ओनली। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का एक संगठन था। इसमें ऐसे देशों का संगठन है जो विकासशील देश हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। और इसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। और 2023 में जब ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई जुड़े तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस। और अब इंडोनेशिया जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस प्लस। और नोट में है कि सऊदी अरब का भी स्टेटस अभी तक मान्य नहीं हुई, इसकी सदस्यता पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। तो ये हो गई आपकी। और अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स किसके दिमाग की उपज थी तो ये सस गोल्डमैन की थी। और
इस समय ब्रिक्स के गठन के समय अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, तो अभी हाल फिलहाल में ही निधन हो चुका है उनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति थी उस समय। ये भी आप नोट रखेंगे और याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस है ना, तो ये कब मनाया गया? तो ये भुवनेश्वर में, इसका आयोजन भारत सरकार और उड़ीसा सरकार मिलकर किया, और भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक। इनका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को उद्घाटन किया गया। उनके मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति, है ना, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे, जिन्होंने वर्चुअल संबोधन किया। इनकी ये कुछ डाटाएं हैं, इनकी भी मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रखी है। और अब आते हैं अब नेक्स्ट। तमिलनाडु से मिले सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। अभी हाल ही फिलहाल एक आई थी, पुरातात्विक खोज की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें तमिलनाडु में एक हैरान कर देने वाली एक मतलब अवशेष मिले थे, जो कहा जा रहा था कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो देखिए खुदाई में क्या क्या मिला। तो तुतुकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 700 से अधिक अद्वितीय कलाकृतियाँ मिली। इनमें इंद्रगोप, कार्नेलिया, मनका, गोमदे, काले और लाल रंग के बर्तन, ये कुछ मिला हुआ है, ठीक ना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इनकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लेकिन तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने घोषणा किया है कि $1 मिलियन जो इस लिपि को पढ़ेगा, उनके लिए प्राइज है कि $1 मिलियन उन्हें दिया जाएगा उपहार के स्वरूप, या फिर एज अ पुरस्कार, जो बोले। इनकी राशि क्या है? $1 मिलियन है। ये तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि इनकी स्क्रिप्ट को जो पढ़ेगा उन्हें $1 मिलियन की दी गई है। और हमें ज्ञातव्य है कि जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो है अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ये है नीरज चोपड़ा, और इनके बारे में, नीरज चोपड़ा चुने गए 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट, यानी कि इनकी जो खेल है जेवलिन थ्रो, इनको 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट चुना गया है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने भाला फेंक रैंकिंग में नीरज को शीर्ष पर रखा है। उन्होंने ग्रेनाडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा है। 89.45 मीटर। आप इस डाटा को ना काफ़ी अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि ये नीरज चोपड़ा की अभी तक की सबसे जो अधिक है ना, सबसे अधिक ऊंचाई तक, सबसे अधिक दूरी तक फेंकने वाले, यही वो डाटा है जिन्होंने सबसे अधिक दूरी तक फेंका है। और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 5वें स्थान पर रहे हैं। इस जो रैंकिंग है, इसके हिसाब से जो 5वें स्थान पर जो रहे हैं अरशद नदीम, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। और किनको हराए थे? ये नीरज चोपड़ा जी को हराए थे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलते हैं आगे। - 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहेगी। ये डाटा आपके लिए काफ़ी VVI हो जाती है। 6.5% GDP ग्रोथ के साथ 2029 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। 4.3% रहेगी 2025 में महंगाई दर। और ये कुछ डाटा है,
बस आप लोग यहाँ तक ये याद रखिएगा कि 2025 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 6.6% रहेगी। आइए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दिखेगा मौसम विभाग की झांकी। तो जैसा कभी हम सभी जान रहे हैं कभी गणतंत्र दिवस आने वाली है, तो उसके बारे में जानते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर पहली बार मौसम विभाग की झांकी शामिल होगी सॉरी। इसकी जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जिनमें 1875 से विभाग, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, एच.एन. ब्लेडफोर्ड के नेतृत्व में 1875 में मौसम विभाग की स्थापना हुई थी और इस 1875 को इस बार 2025 में कितने साल हो जाएगी स्थापना की, तो ये हो जाएगी 150 साल। तो 150 साल में जो जितने 150 वर्ष में जितना जो भी मौसम विभाग का जो भी सफ़र है अब तक जब बदलाव हुए हैं वो सारे इस झांकी में प्रस्तुत की जाएगी। अब बात आती है कि क्या झारखंड की तरफ से भी कोई ऐसी झांकी है जो प्रस्तुत किया जाएगा 26 जनवरी में? तो हाँ बिल्कुल है। तो क्या है झारखंड की ओर से, क्या है इसमें है रतन टाटा। इस बार झारखंड की ओर से गणतंत्र दिवस में रतन टाटा जी की जीवनी पर झांकी होगी, जो कि इनके जीवन के सफ़र को दिखाया जाएगा। इनको एक श्रद्धांजलि भी बोला जा सकता है इन्हें, इन्हीं के ऊपर इस बार की झांकी होगी। आइए अब आगे चलते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो गाइज ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 का है ना, इनको कहाँ किया जा रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 13 to 19 ऑफ जनवरी। इनको आप लोग देख लेंगे एक बार, है ना। आइए इनके बारे में अब हम डिटेल जानकारी देते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और इसकी पहली बार जो आयोजन है वो भारत में हो रही है। इसका संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण है पहला। और आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये भारत में आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। यहाँ तक। अब आगे आते हैं, देखते हैं इनके शुभंकर क्या हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कोट। तो ये हैं तेजस और तारा। टी जो कि क्या है? हिरन की जोड़ी है। कि शुभंकर क्या है? तेजस और तारा है, जो कि एक हिरन की जोड़ी है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो कौन है? वो है सलमान खान। है ना। जो खो खो वर्ल्ड कप है उनकी शुभंकर है तेजस और तारा, उनकी जो कि है एक हिरन की जोड़ी, और इनके ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान।
और जान लेते हैं हॉकी के बारे में, खो खो के बारे में। इसमें 24 देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। क्या होंगे? 24 देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 मेन खिलाड़ी होते हैं और 3 क्या होते हैं? बचाव खिलाड़ी होते हैं। यानी कि टोटल मिला के कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछा जाए खो खो फेडरेशन इंडिया हेड कौन है, तो वह है सुधांशु मित्तल। वो कौन है? सुधांशु मित्तल। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं आगे। अभी हाल ही में एक न्यूज़ बहुत चर्चे में थी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये तो हो गई न्यूज। अब जानते हैं कनाडा के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर का अगर किसी देश में कोई चर्चित घटना हुई है तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो जानते हैं कि कनाडा की राजधानी क्या है? राजधानी कहाँ है इसकी? तो वो है ओटावा, है ना। और अगर इसको हम पीवाईक्यूज में देखें तो ये आरपीएफ एसआई 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कनाडा की राजधानी क्या थी। और मुद्रा वो क्या है? डॉलर। और कनाडा के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये है उत्तरी अमेरिका। उनचासवीं समांतर रेखा जो कि किन के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। और यह एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है ना। जो कनाडा की राजधानी थी उनको आरपीएफ में पूछा गया है। और 49वीं जो समांतर रेखा है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है उन्हें कब पूछा गया? तो वो पूछा गया एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। अब आइए आगे चलते हैं। मैया सम्मान योजना समारोह 6 को, ठीक है ना। और 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हो गए 2500 रुपया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि थी वो 1000 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2500 रुपये हो चुकी है। और इसकी जो राशि है, इसकी जो बजट में आवंटन राशि है वो 6391 है, 1 करोड़ है ना। और इसमें लगभग 56 लाख महिलाओं को यह योजना के तहत 2500 रुपया दी गई है। आइए अब आगे चलते हैं।
तो हाल ही बीते 8 जनवरी को शेख भिखारी और टीके तुमराव सिंह के जो शहादत दिवस थी उन्हें मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? 8 जनवरी को मनाया गया था। और शेख भिखारी जो थे वो टीके तुमराव सिंह के ये क्या थे? दीवान थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व में 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में इन लोग क्या थे? इन्हें फांसी दे दिया गया था, जिनकी याद में हम लोग 8 जनवरी को इनके शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब चलते हैं आगे। झारखंड में अब डीजीपी जो है, डीजीपी का चयन जो होगा वो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है कि इनको कैबिनेट भी अब मंजूर कर चुका है कि इनकी जो चयन होगी वो रिटायर्ड जज ही करेंगे। 2019 के डीजीपी पैनल को लेकर झारखंड सरकार और यूपीएससी के बीच विवाद हुआ था, इसीलिए इसमें संशोधन कर लिया गया। और वर्तमान झारखंड के जो डीजीपी हैं वो हैं अनुराग गुप्ता, ये भी याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। ये हैं सलीमा टेटे जी, जो कि कहाँ से हैं? सिमडेगा। ये झारखंड की बेटी हैं जो महिला हॉकी टीम भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करती हैं और ये भारत की ओर से कप्तानी भी कर चुकी हैं। और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें लिस्टेड किया गया, यानी कि इन्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो अर्जुन अवार्ड अभी 34 खिलाड़ियों को मिला गया है। जो 34 खिलाड़ी इस प्रकार हैं, इनकी मैं डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें ताकि ये आपके हमेशा रिकॉल होती ही रहे, है ना। ये सलीमा टेटे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये झारखंड से ही है। और अभी आई एक महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। जो कि जारी हो चुकी है और इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो है सिंगापुर। यानी कि ये इंडेक्स दिखाती है कि किस देश का वीज़ा जो है सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो इस रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो है 50वीं रैंक। इस इंडेक्स में बस आप स्टेट्स का और भारत का स्थान को रख लीजिएगा याद, तो इसमें ये काफ़ी है। तो आइए एक बार फिर से इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक जनवरी 2025 से शुरू होगा जनरेशन बीटा का दौर। तो 2025 में जिन भी बच्चों का जन्म होगा उन्हें बीटा किड्स कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग अब जो हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाले दखल चीज़ों से इन लोगों का ज़िंदगी बीतेगा। तो ये लोगों को बोला जाता है जनरेशन बीटा का दौर बोला जाएगा। और जनरेशन गैप जो होती है वो 20 साल की होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अब ये 11 साल में ही आ चुका है। तो 2013 से 2024 तक की जो जनरेशन थी उन्हें जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता था। अब 1995 से 2022 तक को जनरेशन जेड। और इससे फर्स्ट जनरेशन बीटा का जो बेबी है वो मिजोरम में पैदा हुआ है
और 1 जनवरी को और कौन सी दिवस मनाते हैं, तो वो विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है उस दिन को। और 3 जनवरी को, है ना, सावित्रीबाई फुले का, इनकी भी ये बर्थ एनिवर्सरी है। इनके साथ साथ मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, इनके बारे में मैंने डिटेल जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। आप इन्हें जा कर के ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। आपके ये चाहे पीटी हो या झारखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर जयपाल सिंह से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हमें नहीं लगता कि इस मैंने जो डिटेल डाला है उससे कहीं बाहर जाएगा। तो उसे एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। मैं उन्हें पिन कमेंट में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर भी मैं पिन कर दूँगी मरांगोम के बारे में, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। और सतीश धवन जी की पुण्यतिथि थी 3 जनवरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतीश धवन जो है इसरो के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। उनकी जो पुण्यतिथि है वो 3 जनवरी को थी। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हम लोग हमेशा लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि लुई ब्रेल जो है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा, संवाद, आत्मनिर्भरता का साधन प्रदान किए हैं। यानी कि उन्हें छू करके पढ़ना सिखाया। ये खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। इन्हीं के सम्मान में इनके जन्मदिन के दिन ही इनके लिए विश्व ब्रेल लिपि का दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को और कोई दिन थी क्या, दिवस थी? हाँ बिल्कुल थी, पक्षी दिवस थी। 5 जनवरी को झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने बजट का सुझाव देने के लिए अब वो बजट पोर्टल का शुभारंभ किए ना। इसमें आप अपने सुझाव को भेज सकते हैं कि बजट में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले थी बजट की जो पोर्टल, क्योंकि हर साल बजट सरकार आम जनता से कुछ सुझाव भी लेती है। तो इससे पहले जो था वो हमिनकर बजट, जो कि नागपुरी भाषा में था ना। इस पोर्टल का जो था वो नागपुरी भाषा में इसका नाम था हमिनकर बजट। और अगर इससे पहले भी जाते हैं तो इसमें था हमर अपन बजट, जो कि क्या था, ये खोटा भाषा का भाषा है, ये बजट था। सॉरी, खोटा भाषा का बजट नहीं था। यानी कि ये जो शब्द था हमर अपन बजट, ये क्या था, ये भाषा कौन सी थी, खोटा थी। तो आइए अब आगे चलते हैं। वी नारायणन बने इसरो के प्रमुख ना। ये एस सोमनाथ जी का स्थान लेंगे और वे 11वें क्रम के बने वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष। और इनके एक्स्ट्रा फैक्ट में देखा जाए तो है स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके मुख्यालय बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। और इसरो का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो रहे वो सतीश धवन जी रहे। ये ब्रिक्स है। अब इसमें कितने देश हो चुकी है, तो इसमें देश की कुल संख्या हो चुकी है 10। ब्रिक्स प्लस अब बना ब्रिक्स प्लस प्लस। इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन चुका है ना। 2010 में शामिल हुआ अफ्रीका। इसका गठन हुआ 2009 में। 2023 में जब ये 4 देश जुड़े तब ये प्लस बना। और इंडोनेशिया जुड़ा तभी इसमें प्लस प्लस देश बन चुका है। और सऊदी अरब का स्टेटस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जबकि बहुत जल्द ये भी एक सदस्य बन जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, तो ये 10 सदस्य हो चुके हैं इसमें। और 18वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की संयुक्त पहल थी ये। 8 से 10 जनवरी तक इसकी आयोजन हो चुकी है। इनके उद्घाटनकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को कर चुके हैं या किए। इनके मुख्य अतिथि जो हैं वो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, इनका वर्चुअल संबोधन किया इन्होंने। और इनकी कुछ ये डाटा रिपोर्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं।
तमिलनाडु से मिले सिंधु सभ्यता के अवशेष। तो 90% जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब उसकी जो भी सामान मिले हुए हैं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, सूत कातने के उपकरण मिले हुए, मिट्टी का पाइप, कांच की चूड़ी, शंख, 120 दफन कलशों में मिला एक धान का भूसा भी मिला है, जिसके कार्बन डेटिंग से प्रमाणित हुआ है कि ये 3200 साल पुराना है। और खुदाई में ये सब चीज़ मिला हुआ है। और जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि क्या थी? तो भावचित्रात्मक थी, है ना, अपठनीय है, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा किया है कि इसकी जो लिपि है अगर इन्हें कोई पढ़ता है तो इनको पुरस्कार स्वरूप जो है वो $1 मिलियन दिया जाएगा। यह है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट के रूप में चुना गया है। और ये किनके द्वारा है? तो अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी को प्रथम स्थान पर रखा है। इन्होंने ग्रेनाडा के दो बार विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा है। गौरतलब हो कि जो पेरिस ओलंपिक है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कि जो कि 89.45 मीटर था। और ये डाटा को इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी 89.45 अभी तक की नीरज चोपड़ा की सबसे हाईएस्ट जो होती है हाईएस्ट स्कोर यही है इनका। और 5वें स्थान पर रहे पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम, यानी कि जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता था वो इस लिस्ट में 5वें में है। और नीरज चोपड़ा के लिए और क्या बन जाता है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक और डायमंड लीग जिनका आयोजन दोहा कतर में हुआ था इन्होंने उसमें दोनों में गोल्ड मेडल ही लाए थे। तो टोक्यो डायमंड लीग क्या लाए थे? गोल्ड। बाकी पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं। और 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 6.6% रहेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप इन डाटाओं को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को याद रखना कि इनकी जो आर्थिक वृद्धि है वह 6.6% रहेगी। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस में पहली बार जो है मौसम विभाग की झांकी दिखाई जाएगी। 2025 में कर्तव्य पथ पर पहली बार मौसम विभाग की झांकी शामिल होगी, जिसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 1875 में HN ब्लेडफोर्ड के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी मौसम विभाग की। और 2025 में ये कितने वर्ष का हो जाएगा इसकी स्थापना को? तो 150 वर्ष हो जाएगा। तो 150 वर्ष में जब तक इनके बदलाव हुए हैं 1875 से लेकर के 2025 तक जिन साल में बदलाव हुए हैं वो सब चीज़ को सारे सफ़र को इसमें दिखाया जाएगा। और सबसे मेन बात है कि झारखंड की तरफ से क्या दिखाया जाएगा। तो इस कर्तव्य पथ में झारखंड पर रतन टाटा जी की जीवनी पर एक झांकी दिखाई जाएगी, जो कि रतन टाटा की ओर से हम झारखंड की ओर से रतन टाटा जी को एक श्रद्धांजलि होगी। अब बात आती है खो खो वर्ल्ड कप। तो ये जो है खो खो वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी जो आयोजन है वो पहली बार हो रही है और पहली बार ही ये भारत में आयोजन हो रही है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ आयोजन हो रही है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजन हो रही है। और इसकी आयोजन कब से होगी? तो वो होगी 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक।
ये तो मैंने बता दिया था। और इसकी शुभंकर, तो इसका जो शुभंकर है वो तेजस और तारा है, जो कि एक हिरन की जोड़ी है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है सलमान खान। इनमें 24 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे, है ना। इसमें 9+3 बचाव खिलाड़ी होते हैं, टोटल मिला के 12 खिलाड़ी होते हैं इनमें। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगर हेड पूछा जाए तो वो कौन है, सुधांशु मित्तल जी हैं। और अभी एक मैं इनकी पिक तो नहीं लगा पाई, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ मैं कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो इस संबंध है वो पिछले साल कुछ ख़राब चल रहे थे, तो इस लिहाज से भी और इनकी जो इस्तीफा हो चुकी है, इस वजह से अब एग्ज़ामिनर का देश और राजधानी की तरफ इनका ध्यान जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो इनकी राजधानी क्या है, ओटावा है, ठीक है ना, जो कि RPSI 2019 में ये पूछा जा चुका है। इनकी मुद्रा क्या है, तो इनकी मुद्रा है डॉलर। और ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका। 49वीं समांतर रेखा 49 पैरेलल जो लाइन है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, जो कि ये NTPC 2020 में पूछा जा चुका है। आने वाले इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी ये पूछ लिया जा सकता है, इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैया सम्मान समारोह योजना 6 को थी, जिनमें 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हो चुके हैं 2500 रुपये, है ना। अब ये पहले राशि थी 1000 रुपये, जो कि अब दी जाएगी 2500 रुपया। और 1000 रुपये की 4 किस्त के बाद ही इनको बढ़ाया गया है, जो कि 2500 हो चुकी है। और इनकी अगर राशि बोले तो 6391 करोड़ रुपए की इसकी राशि का इंतज़ाम किया गया है, ताकि 56 लाख महिलाओं को 2500 रुपया इनमें दिया जाएगा। आठ जनवरी को शहीद शेख भिखारी और टिकरे तुमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शेख भिखारी टिके तुमराव सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ हुए विरोध का नेतृत्व करने के कारण 8 जनवरी 1858 को चुट्टू घाटी में फांसी दे दी गई, जिन्हें चुट्टू घाटी या फिर एक और इनका नाम है, सॉरी अभी हम इसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें वहाँ पे फांसी दे दिया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में DGP चयन की एक कमेटी बनी है, जिस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। और DGP चयन और नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। 2019 के DGP पैनल को लेकर झारखंड सरकार और UPSC के बीच विवाद हुआ था, इसीलिए इसमें संशोधन कर लिया गया है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो झारखंड के DGP कौन है, तो वो है अनुराग गुप्ता। ये हैं झारखंड की बेटी सलीमा टेटे जी, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। और ये सिमडेगा की रहने वाली हैं और भारत की महिला हॉकी टीम की ओर से यह प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये उनकी कप्तान भी है। इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें नामित किया गया है, सलीमा टेटे, है ना। ये हमारे झारखंड की ओर से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सलीमा टेटे जी के बारे में। और ये टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, तो ये टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। इसकी भी मैं पिक नहीं लगा पाई, तो आइए हम इसको सीधे सीधे जान लेते हैं बस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये हाल ही में भी जारी हुआ, जिनमें ये दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है कितना मजबूत है। तो सबसे प्रथम जो इसका स्थान है वो है सिंगापुर का। और इस लिस्ट में, या फिर यूँ कहें इस इंडेक्स में, भारत की जो स्थान है वो है 85वीं, यानी कि 85।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो ये थी आज की रिवीजन सीरीज। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।